हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज अपनी करंट अफेयर सीरीज का है पार्ट 49। अपन 250 टॉपिक के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सिल्वर इकोनॉमी। देखो, जैसे जैसे आप एजड होने लग जाते हैं ना, तो आपके बाल सफेद होने लग जाते हैं। वो विजडम की वजह से सफेद होते हैं, क्योंकि आपने पूरी दुनिया देख ली। तो उसलिए उन बालों को सफेद नहीं, सिल्वर हेयर बोला जाता है। तो वैसे ही सीनियर सिटीजन से रिलेटेड इकोनॉमी को सिल्वर इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें जो 60 साल 60 ईयर्स या ओल्डर लोग हैं उन्हें इंक्लूड करा जाता है। उनसे रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात होती है कि वो किन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में ही बात करी जा रही है। सिल्वर इकोनॉमी एक बहुत जरूरी चीज बन गई है आज के जमाने में, क्योंकि हेल्थ केयर बेटर हो रहा है, जिससे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। पहले क्या होता था, अर्ली सीनियर सिटीजन वाले ग्रुप में ही लोगों की डेथ हो जाती थी। पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजकल बहुत बढ़ गई है एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स हेल्थ केयर सेक्टर के डेवलपमेंट की वजह से। तो लोग ना अब काफी अच्छी लाइफ जी के जा रहे हैं। अब लाइफ जी रहे हैं तो वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को भी यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और भारत सरकार इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि याद है आपको, कुछ टाइम पहले भारत को युवाओं का देश कहा जाता था, कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ। तो वो 10 साल पहले माना जाता था। पर अब धीरे धीरे 30 साल बाद 2060 तक आते आते तो इंडिया बूढ़ों का देश हो जाएगा। तो सिल्वर इकोनॉमी पे हमें आज से ही फोकस करना होगा, जिससे अपना बुढ़ापा अच्छा रहे। समझ रहे हो ना बात को? तो सिल्वर इकोनॉमी में सिर्फ ये चीजें नहीं होती कि सीनियर सिटीजन क्या यूज कर रहे हैं, क्या गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी होता है कि सीनियर सिटीजन इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो, गुड्स यूज करने में तो कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, सर्विसेज की वो हेल्थ केयर सर्विसेज यूज कर रहे हैं। केयर टेकर इकोनॉमी आजकल बूम कर रही है। केयर टेकर इकोनॉमी यानी कि सीनियर सिटीजन को असिस्ट करने के लिए डेली एक्टिविटीज में लोगों को हायर करा जा रहा है, जो उनका एज ए केयर टेकर रोल प्ले कर रहे हैं। तो केयर टेकर इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है आज के जमाने में। हेल्थ केयर सर्विसेज का वो यूज कर रहे हैं, वो पिलग्रमेज साइट पे भी घूमने जा रहे हैं। ये तो वो यूज कर रहे हैं। वो कंट्रीब्यूट क्या क्या कर सकते हैं, वो जैसे क्रैचेस होते हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जाके बच्चों को ध्यान रखने के लिए। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, वो मेंटर बन सकते हैं, वो एक्सपर्ट्स बन सकते हैं कि लाइफ टाइम में उन्होंने जो जो करा। तो सीनियर सिटीजन भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन जैसे फोकलोर भी प्रमोट कर सकते हैं, यूट्यूब पे दादी नानी की कहानियां बता सकते हैं, रीति रिवाज बता सकते हैं। तो वो भी हमारे कल्चर की तरफ कंट्रीब्यूशन ही हो रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यही सब है, इन सब चीजों से रिलेटेड सिल्वर इकोनॉमी के बारे में बात करी गई है। एक बार रीड कर लेते हैं। द सिल्वर इकोनॉमी रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी गुड्स एंड सर्विसेज डेजिग्नेटेड टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल एज्ड 60 एंड ओल्डर। Driven by rising global life expectancy, this sector focuses on healthcare technology, housing, and leisure, transforming senior from dependents into active consumers and contributors. It is a major economic driver with India's elderly population expected to reach 20 crore by 2031. देखो, 20 करोड़ के आसपास तो सीनियर सिटीजन होने वाले हैं 2031 तक। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं भारत में। मतलब वो एक मेजर फैक्टर हो गए हैं पॉपुलेशन का। तो उनका ध्यान तो रखा ही जाएगा। देखो, कहीं कहीं क्या हो रहा है कि आप अपना टाइम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो बुजुर्ग लोगों के प्रति। कि आप अपने यंग एज में अगर मान लो आप 2 घंटे बिता रहे हो किसी सीनियर सिटीजन के साथ, तो उसके रूप में जब आप बूढ़े हो जाओगे तब कोई आपसे 2 घंटे बिताएगा आपके साथ आके। देखो, ओल्ड एज में क्या होता है, लोग आपसे बात नहीं करते, अकेले पड़ जाते हैं। तो उस आइसोलेशन को दूर करने के लिए ही ये सब फॉरेन में शुरू करा गया है। ओल्ड एज होम भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो वही उनको हाउसिंग करना, उनका एंटरटेनमेंट देख करना, उनके लेजर के बारे में देखना, ये सब आता है सिल्वर इकोनॉमी में। की एस्पेक्ट्स क्या हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? It includes sectors such as healthcare, insurance, transportation, housing, and tourism. Growth potential. The elderly are becoming key economic players with growing purchasing power. देखो, परचेजिंग पावर कैसे मिल रही है। देखो, आज से 50 साल पहले जो सीनियर सिटीजन होते थे ना, उनके पास पेंशन वगैरह नहीं होती थी इंडिया में। तो एक ये बात भी है, अब पेंशन है। इकोनॉमिक लिटरेसी आ गई है भारत में। लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह, जिससे उन्हें रिटर्न्स मिलते रहे आफ्टर एज में। रिवर्स मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट भी फेमस हो रहा है। रिवर्स मॉर्टगेज क्या होता है कि आप अपना घर, अगर कोई मतलब ऐसे एजेड लोग हैं, वो अपना घर बैंक के हवाले कर दें।
मान लो आपका घर है वो 1 करोड़ का घर है, तो बैंक आपको क्या करेगा, बैंक आपको हर 1 करोड़ रुपए अभी दे देगा। फिर जब आपकी डेथ होगी ना तो बैंक वो घर ले लेगा। अब आप बोलोगे बैंक अभी पैसे दे रहा है घर बाद में ले रहा है तो ऐसे क्यों कर रहा है। तो उस घर की जो अभी वैल्यू है 1 करोड़, तो बैंक तो आपको 1 करोड़ दे रहा है, और वो 20 साल बाद जब आपकी डेथ होगी, 10 साल बाद आपकी डेथ होगी, तो बैंक वो घर ले लेगा। तो 10-20 साल बाद वो उस घर की वैल्यू तो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाएगी, पर उस 1 करोड़ का इंटरेस्ट तो कुछ 1 करोड़ 40 लाख तक ही मैक्सिमम होगा। तो बैंक को 60 लाख का फायदा हो गया, और उस सीनियर सिटीजन्स को अभी पैसे मिल गए जब उनको जीते जी पैसे चाहिए। तो जिन लोगों के कोई लीगल हायर्स नहीं होते, फैमिली नहीं होती, तो वो रिवर्स मोटरेज का फायदा उठाते हैं। ठीक है। इन इंडिया द सिल्वर इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज ओवर 1.5 मिलियन डॉलर ट्रिलियन इन एसेट्स बाय 2030। देखो बढ़ रही है बहुत ज्यादा। अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस भी हैं बहुत ज्यादा। The market encourages innovation such as digital health technologies, tailored financial products, and senior-friendly housing. Labor participation, promoting healthy aging, allows older individuals to continue working, which can boost global GDP. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। आपको याद क्या रखना है सिल्वर इकोनॉमी से, सिल्वर इकोनॉमी क्या है और उसका मीनिंग क्या है। प्रीलिम्स के लिए इतना सफिशिएंट है। मेंस में तो आपको राम कहानी लिखनी पड़ जाएगी इसके ऊपर, सिल्वर इकोनॉमी के बेनिफिट्स, प्रोस कॉन सब कुछ लिखना पड़ जाएगा। तो आई होप आप मेंस के लिए भी रेडी हो रहे हैं इन सब डिस्कशन से। यहाँ पे कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिसीज। देखो ये जो डिसीज होती है ना, ये कसावा की क्रॉप में होती है। कसावा जनरली एक शकरकंदी जैसी ही क्रॉप होती है जो जमीन के नीचे उगती है। अफ्रीकन लोगों की ये स्टेपल डाइट होती है। इंडिया के भी कुछ इलाकों में कसावा उगता है। ठीक है। ये जो कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिसीज है, इसमें क्या होता है, कसावा में ना पीले पीले धब्बे हो जाते हैं, येलो स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसे ये ब्राउन स्पॉट्स भी कहते हैं, पर जनरली वो येलो जैसे ही येलो ब्राउन जैसे होते हैं। इससे ना कसावा की फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो सेल्स होते हैं ना रूट्स में, स्टेम में, वो प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, उन सेल्स की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। तो पूरी की पूरी फसल ही खराब हो जाती है। ये डिसीज वायरल डिसीज होती है। ठीक है। तो इस वायरल डिसीज में क्या होता है, कसावा की क्रॉप खराब हो जाती है, और कसावा एक स्टेपल रीजन की, लगभग पूरे अफ्रीका में ही कसावा उगता है। इंडिया में भी कुछ इलाकों में उगता है कसावा। ठीक है। तो इसलिए पढ़ लेते हैं एक बार इसको। कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिसीज is a devastating viral disease affecting cassava in east, central and southern Africa, causing severe necrosis in roots and up to 100% yield loss. देखो नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस होता है प्री मेच्योर डेथ ऑफ सेल्स या एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स। तो रूट्स में नेक्रोसिस हो रहा है, सारे सेल्स ही मर जा रहे हैं, तो फसल ही खराब हो रही है। It is caused by two viruses, CBSV and UCBSV, transmitted by white flies and infected stem cuttings. देखो ये वायरल डिसीज दो तरह से फैलती है, या तो व्हाइट फ्लाइज से फैलती है, या फिर स्टेम कटिंग ही फॉल्टी हो गई, इन्फेक्टेड स्टेम कटिंग हो गई। इसका मैनेजमेंट यही है कि आप जो स्टेम कटिंग से उन्हें क्लीन रखा जाए, बहुत ध्यान से काटा जाए, व्हाइट फ्लाइज की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जाए। मैनेजमेंट रिलाइज ऑन प्लांटिंग क्लीन रेजिस्टिंग कटिंग्स विद नो सिंगल ड्यूरेबल रेजिस्टेंट वैरायटी येट अवेलेबल। देखो काफी मैनेजमेंट की कोशिश तो करते हैं, पर कसावा की कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है जो 100% रेजिलेंट रहे इस कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिसीज से। द मोस्ट सीवियर सिम्टम इज येलो ब्राउन ड्राई हार्ड नेक्रोटिक स्पॉट्स इन द स्टोरेज रूट्स मेकिंग देम इनएडिबल। देखो अगर ये डिसीज हो जाएगी तो उस कसावा को अपन खा तो सकते नहीं, ना ही जानवरों को दे सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि फॉडर का भी काम करता है, ये हेल्दी फॉडर का काम करता है एनिमल्स के लिए। तो इस स्लाइड से अपने को क्या क्या याद रखना है। कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिसीज होती है कसावा में, अफ्रीका में ये बहुत ज्यादा फैल गई है। पूछ लेंगे कौन सा कॉन्टिनेंट कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिसीज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, एशिया बोल देंगे, साउथ अमेरिका बोल देंगे। तो साउथ अमेरिका नहीं है, अफ्रीका अफेक्टेड है कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिसीज से। पहला सवाल तो यही हो गया। दूसरा, ये फंगस है, पैरासाइट है, बैक्टीरियल है, कैसी डिसीज है, ये वायरल डिसीज है। बोल देंगे फंगस है, बैक्टीरिया है, तो आपको स्पॉट्स वगैरह से तो लगेगा फंगस है या पैरासाइट है या बैक्टीरिया है। ये वायरल डिसीज है। ठीक है, दो टाइप के वायरस होते हैं, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। और मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, ये नेक्रोटिक येलो ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। ठीक है। कहाँ होती है, कौन सी क्रॉप में होती है,
और वायरल है, बैक्टीरिया है, फंगस है, कौन सी डिसीज है ये याद रखना है। अफ्रीका को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है और ये एक वायरल डिसीज है। इसके मैनेजमेंट में अभी तक कोई देखो वैक्सीन नहीं आई, हर्बिसाइड नहीं आया, ठीक है, याद रखना इसका। कोई भी ऐसा स्प्रे नहीं आया जो इसको बचा ले इस डिसीज से अभी तक। पूछ लेंगे कि कोई आया है या नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। ये है कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिसीज। अडवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट्स, देखो ये अडवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट्स ना इथोपिया में है। कुछ टाइम पहले अपने प्राइम मिनिस्टर इथोपिया गए थे तो वहां पर उन्होंने ट्रिब्यूट पेश करा था इस मॉन्यूमेंट पे। ये बात है 19th सेंचुरी की, जब यूरोप की पावर्स ना कैप्चर कर रही थी अफ्रीका को। इसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका भी कहा जाता है। स्क्रैम्बल इसलिए कि बहुत ही ज्यादा अजीब सा बट गया था अफ्रीका। यूरोप के सारे देश ही अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा करना चाह रहे थे, तो इस टाइम पीरियड को स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा गया है। ये बात है 19th सेंचुरी की। तो इसमें क्या हुआ था, इटली हमला करना चाह रहा था इथोपिया पे, इटली कब्जा करना चाह रहा था इथोपिया पे। तो ये लड़ाई हुई थी इटली और इथोपिया के बीच में। इसमें इथोपिया जीत गया था। बैटल ऑफ अडवा में इथोपिया जीत गया था। ये लड़ाई जीतने से इथोपिया इंडिपेंडेंट रहा उस टाइम पीरियड में भी। तो ये इथोपिया वालों के लिए बहुत बड़ी चीज है कि हम इंडिपेंडेंट रहे, हमने यूरोपियंस को हराया, हमने व्हाइट मैन को हराया। तो यही व्हाइट मैन को हराने की बात, यूरोपियंस को हराने की बात अफ्रीका वालों के लिए बहुत प्राइड की बात है। तो अफ्रीकन लोगों के बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े हैं बैटल ऑफ अडवा से, तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। तो आइए एक बार रीड कर लेते हैं। अडवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट्स, द मेमोरियल कमेमोरेट्स द बैटल ऑफ अडवा ऑन March 1, 1896, where Ethiopian forces decisively defeated the invading Italian army. लोकेशन है पाइसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडिस अबाबा, इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल क्या है देख लेना। दिस विक्ट्री was the climax of the first Italo-Ethiopian war and forced Italy to sign the Treaty of Addis Ababa, preserve sovereignty. It ensured Ethiopia remained independent during Europe's colonial scramble for Africa. Global inspiration. The victory became a symbol of anti-colonial resistance and a source of pride for pan-African movements worldwide. देखो ये जीत गए थे तो पूरी दुनिया में जो भी अफ्रीकन मूवमेंट्स हुए थे ना, वो इसको एज अ सोर्स ऑफ प्राइड लेते हैं। क्या क्या याद रखना है अपने को इस स्लाइड से। अडवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट कौन से देश में है, पहला सवाल यही, इथोपिया में है। आपको कुछ भी बोल देंगे इजिप्ट में है, केन्या में है, तंजानिया में है, नहीं, इथोपिया में है। दूसरा सवाल, बैटल ऑफ अडवा किन दो देशों के बीच में हुई थी। आपको लगेगा फ्रेंच के बीच, फ्रेंच और इथोपिया में हुई थी, पोर्चुगीज इथोपिया में हुई थी, ब्रिटिश इथोपिया में हुई थी, स्पेनिश और इथोपिया में हुई थी। नहीं, बैटल ऑफ अडवा हुई थी इटली और इथोपिया के बीच में। देखो इटली वाले भी कोई शरीफ नहीं थे, पिज्जा बनाते थे, इसका ये मतलब नहीं कि शरीफ थे। तो बैटल ऑफ अडवा हुई थी इटली और इथोपिया के बीच में। ये कब हुई थी, लेट 19th सेंचुरी में हुई थी। ये लेट 19th सेंचुरी 1896 में हुई थी। तारीख याद मत रखना, बस साल याद रख लेना। फिर इसके क्या क्या क्यों प्राइड है एक बार वो भी समझ लेना। मेंस वगैरह में कहीं लिख दोगे, एथिक्स में लिख दोगे, ऐसे में लिख दोगे, ठीक है, तो काम आ जाएगा आपका। इंटरनेशनल रिलेशंस में लिख सकते हो ये बातें। और इसका आउटकम क्या था बैटल ऑफ अडवा का, ट्रीटी ऑफ एडिस अबाबा हुई थी। ये एक बार समझ लेना अच्छे से, ध्यान में रखना। अडवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट्स इथोपिया में है, बैटल ऑफ अडवा इटली और इथोपिया में हुई थी, कब हुई थी वो देख लेना। और इस वॉर के आउटकम्स क्या थे, ट्रीटी ऑफ एडिस अबाबा हुई थी और इथोपिया इंडिपेंडेंट रह गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है क्या। देखो अपने ना सेंट्रल इंडिया में नक्सल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, माओइस्ट हैं, नक्सल्स हैं। तो ये ना अपने उस रीजन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इनकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, विकास पहुंच नहीं पा रहा सेंटर इंडिया तक, इंडिया की ग्रोथ रुकी हुई है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइटल रिसोर्सेस है जिसपे इनका कैप्चर है, जिससे पूरे इंडिया की ग्रोथ रुकी हुई है। और लॉ एंड ऑर्डर तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा है। तो इसलिए भारत सरकार का टारगेट है कि मार्च 2026 तक एलिमिनेट कर दिया जाए नक्सल्स को। क्या टारगेट है इंडिया का, मार्च 2026 तक एलिमिनेट कर दिया जाए नक्सलाइट्स को। तो देखो टाइम आ गया है 2026 के प्रीलिम्स के लिए, नक्सल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो उसी से रिलेटेड एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है जो सीआरपीएफ ने, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने शुरू करा था। किसने शुरू करा था, सीआरपीएफ ने और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने शुरू करा था।
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पे जो नक्सली ग्रुप्स है ना, उनको एलिमिनेट करने के लिए 2025 में शुरू करा था ये ऑपरेशन, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो जो इंडिया का टारगेट है मार्च 2026 तक एलिमिनेट करना नक्सलाइट्स को, तो फिर उसमें ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, it is a military operation conducted by Indian security forces against Naxalites insurgents in areas located between the states of Chhattisgarh and Telangana। देखो, छत्तीसगढ़ तेलंगाना की बॉर्डर है, बस्तर वाला रीजन है, वहां पे बहुत एक्सट्रीम नक्सलाइट्स रहते हैं। The operation began on 21st April 2025, conducted by, it was a joint operation of the Central Reserve Police Force, Chhattisgarh Police, District Reserve Guards and Commando Battalion for resolute action। देखो, अब आप बोलोगे आपने तो बोला था सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ही है, यहाँ पे तो चार नाम है। तो देखो, जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स है ना, ये छत्तीसगढ़ पुलिस का ही एक यूनिट है। और ये जो कोबरा बटालियन है, ये कोबरा कमांडो सीआरपीएफ के होते हैं। सीआरपीएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। आर्मी से कंफ्यूज नहीं होना आपको सीआरपीएफ को, ठीक है। इट वॉज द बिगेस्ट एंटी नक्सल एक्शन एवर कंडक्टेड इन द रीजन। बस्तर रीजन में सबसे बड़ा एक्शन है, ठीक है। बहुत खुखार होते हैं कोबरा कमांडोस, खतरनाक होते हैं, बहुत अच्छे लड़ाके होते हैं, ठीक है। बिगर गोल, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट लीप टुवर्ड्स द गोल ऑफ एलिमिनेटिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम इंडिया बाय मार्च 2026, ठीक है। आउटकम्स क्या रहे इस ऑपरेशन के? The joint forces succeeded in destroying a major Naxal base camp, including their material dumps and supply chains on करेगटल्लू हिल। देखो, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पे पड़ता है करेगटल्लू हिल्स, तो आपको ये भी याद रखना है करेगटल्लू हिल्स कहाँ पर है। करेगटल्लू हिल्स बॉर्डर पे है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की। इस ऑपरेशन में इन्होंने क्या करा, इनका जो साइट है, बेस कैंप है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। द सिक्योरिटी फोर्सेस न्यूट्रलाइज्ड 27 dreaded Maoists। 27 नक्सलियों को इन्होंने मार गिराया। इनके जो लीडर थे उनको भी मार गिराया। लीडर का नाम याद रखना, पॉलिटिक्स वगैरह जानना, पॉलिटिकल पार्टी कौन से इंक्लूडेड है वो सब मतलब नहीं है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन 3 decades ऑफ भारत बैटल अगेंस्ट नक्सलिज्म दैट अ जनरल सेक्रेटरी रैंक लीडर हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडियन फोर्सेस। देखो, एक बहुत बड़े इनके लीडर मारे गए थे, इसलिए ये और फेमस हो गया है ऑपरेशन। आपको पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाना, कोई सेंस नहीं है, पेपर में नहीं आता, दिमाग खराब होता है। चार लोगों के बीच में बैठ के डिबेट करने में तो मजा आता है, पर कोई सेंस नहीं है। अपना माइंड एकदम एकाग्र रखो यूपीएससी की तरफ, डिबेट्स की तरफ बिल्कुल नहीं जानना, ठीक है। अब अपने को ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से क्या क्या याद रखना है। ये कहाँ हुआ है? ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इस वाले रीजन में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और क्या हुआ है, ये करेगट्टू हिल्स में हुआ है। करेगट्टू हिल्स कहाँ है? करेगट्टू हिल्स छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पे पड़ते हैं। करेगट्टू हिल्स कहाँ पड़ते हैं? करेगाटो हिल्स छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पे पड़ते हैं, ये बात आपको रखनी है याद, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है? छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ इन्वॉल्व है। अब कोबरा कमांडो सीआरपीएफ का ही पार्ट है, तो अलग से लिखने की कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इसमें, और करेगाटो हिल्स कहां पर हैं। यह है स्पॉटेड हाइना। देखो, इनको हिंदी में लकड़बग्गा कहते हैं, पर इनका साइंटिफिक नेम है क्रोकुटा क्रोकुटा। अपन सब ने देखा होगा, ये डिस्कवरी में अपन ने देखा था कि ये अफ्रीका में रहते हैं, सवानास में रहते हैं, झुंड बना के रहते हैं, शिकार करते हैं, बहुत खतरनाक से दिखते हैं, है ना, याद है। ये देखो, अफ्रीका के सवानास में रहते हैं। ये लगभग पूरे अफ्रीका में ही घूमते रहते हैं, मिलते हैं। इनको ना लाफिंग हाइना भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो साउंड है ना, वो थोड़ा हंसने की आवाज जैसा रहता है। अपन ने देखा था डिस्कवरी में कि इसमें मेल्स छोटे होते हैं, फीमेल्स बड़ी होती हैं, और इनका जो ग्रुप होता है बहुत बड़ा ग्रुप होता है। उस ग्रुप को लीड भी फीमेल्स ही करती हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं स्पॉटेड हाइना के बारे में। आयुसियन स्टेटस लीस्ट कंसर्न, अपन ने देखा था पूरे झुंड में सवाना में घूमते रहते हैं, तो बहुत सारे हैं ये, इसलिए इनको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। साइंटिफिक नेम है क्रोकुटा क्रोकुटा। Habitat: they live in savannas, grasslands, woodlands, semi-desert and forest edges. Distribution: the species is native to sub-Saharan Africa and is one of the most common large carnivores in Africa. देखो, इनको लार्ज कार्निवोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। भले ही अफ्रीका में शेर भी रहते हैं, पर इनको लार्ज कार्निवोर ही कंसिडर करा गया है। सब सहारन अफ्रीका में भी ये रहते हैं, मतलब सवाना, सब सहारन अफ्रीका, यहाँ पे ये मिलते हैं। इकोलॉजिकल रोल इनका बहुत ज्यादा है।
क्योंकि ये स्कैवेंजर का काम भी करते हैं, सफाई भी रखते हैं और हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में भी रखते हैं। इकोलॉजिकल रोल regulates herbivore populations, consumes carrion and organic waste, reducing disease risk and recycling nutrients. Commonly called the laughing hyena due to its distinctive vocal sounds. इनका जो वोकल साउंड होता है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव होता है, ऐसा लगता है कि कोई हंस रहा है तेज तेज, इसलिए इन्हें लाफिंग हाइना भी कहा जाता है। यूट्यूब पे जाके ना इनकी आवाज सुनना अच्छा लगेगा। इनका जो क्लैन होता है इसमें लगभग 80 जने रहते हैं, फीमेल लेड क्लैन होता है, मेट्रियार्की चलती है यहाँ पे, फीमेल्स बड़ी भी होती हैं साइज में। क्लैन सिस्टम लिव्स इन लार्ज क्लैन्स ऑफ अप टू 80 इंडिविजुअल्स विद अ मैट्रियार्कल सोशल हायरार्की। फीमेल्स आर लार्जर एंड डोमिनेट। ठीक है, अब देखो इस स्लाइड से, चलो एंड में बताते हैं क्या क्या याद रखना है। स्ट्रॉन्ग नेक होती है इनकी, फोर क्वार्टर्स मतलब आगे का हिस्सा इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, देख रहे हो ना आपके ऐसे उठे हुए से रहते हैं ये। वाइड हेड होता है, ब्लंट मजल होती है, ईयर्स इनके राउंडेड होते हैं, रोबोस्ट बिल्ड होती है और लॉन्गर फोर लिम्स होते हैं देन हिंड लिम्स। आगे के जो इनके पैर होते हैं वो लंबे होते हैं पीछे के पैरों से। इनका कोट होता है वो शॉर्ट कोट होता है, इरेगुलर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, इसलिए स्पॉटेड हाइना कहा जाता है। इनका वेट जब ये बड़े हो जाते हैं, जब 40 से 65 किलो के बीच में होता है, 40 टू 65 किलो के बीच में होता है। इनकी लेंथ 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक रहती है, देख लेना। अब इनके थ्रेट्स क्या हैं? देखो हर जानवर का पहला थ्रेट तो यही है कि उसका एनवायरमेंट लॉस हो रहा है, उसका हैबिटेट लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है एग्रीकल्चर का, ह्यूमन का सेटलमेंट हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है। दूसरा थ्रेट क्या होता है? उनका शिकार हो रहा है। तीसरा थ्रेट क्या होता है? कि उनको जहर दे के मारा जा रहा है। एक बार पढ़ लेते हैं। हैबिटेट लॉस ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट एनक्रोचमेंट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मानव पशु संघर्ष हो रहा है। परसिक्यूटेड बाय फार्मर्स फॉर अटैकिंग लाइफ स्टॉक, ये फार्मर्स के लाइफ स्टॉक पे हमला करते हैं तो वो उनको मार देते हैं। ट्रॉफी हंटिंग एंड पॉइजनिंग। देखो ट्रॉफी हंटिंग क्या होता है कि लोग शिकार करके खुद को बहादुर समझते हैं कि हमने जानवर को मारा। अरे हाथ से थोड़ी मारा है, दूर से बैठ के गोली चलाई है। 10-12 साल का बच्चा गोली चला दे दूर से बैठ के, ट्रिगर दबा दे, तो इसमें आपने कोई बहादुरी का काम थोड़ी करा है। जो लोग सोचते हैं शिकार बहादुरी का काम है, हाथ से जाओ पकड़ के लाओ हाइना को मारो तो फिर वो बड़ी बात है। देखो ट्रॉफी हंटिंग एंड पॉइजनिंग। और कुछ कुछ सुपरस्टिशन ऐसा भी होता है कि हाइना नेगेटिव एनर्जी रखते हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो स्कैवेंजर का काम करते हैं ना। तो उनको जहर दे के मार दो तो ऐसा कुछ जादू टोना भी होता है, अफ्रीका में बहुत होता है ब्लैक मैजिक। देखो अफ्रीका का मैप देखो, यहाँ पे फैल रहे हैं ये, जहाँ पूरा सवानास का रीजन है, सब सहारन अफ्रीका का रीजन है, इस पूरे रीजन में ये मिलते हैं। ये जनरली अफ्रीका में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ जरूरी बातें, इंटरेस्टिंग बातें। एनिमल बिहेवियर में से सवाल आते हैं ना यूपीएससी में, जो बहुत समझ ही नहीं आते, क्या हो रहा है ये ऐसा, ऐसी हरकत है कौन सा जानवर करता है, समझ ही नहीं आता। देखो एक तो इनकी बोन क्रशिंग बाइट है, सीधा सवाल आ जाएगा यूपीएससी का, कौन से जानवर की बोन क्रशिंग बाइट है? लायन भी देंगे, हिप्पोपोटामस भी देंगे ऑप्शन में। आपको टिक करना है स्पॉटेड हाइना। स्पॉटेड हाइना की बोन क्रशिंग डाइट बाइट है। क्या है बोन क्रशिंग बाइट? कि अगर वो ऐसे आपको खा लेगा ना तो आपकी हड्डी भी वो क्रश कर लेगा। हड्डी सिर्फ अलग नहीं करेगा, एकदम क्रश कर लेगा और हड्डी भी खा जाएगा, ऐसा होता है। इतने पावरफुल हैं इनके जॉस। क्यों इतने पावरफुल है? क्योंकि जब इनका बच्चा पैदा होता है ना, कब पैदा होता है, तभी उसके दांत होते हैं, आंखें खुली होती है जब वो पैदा होता है। और ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट जानवर माना जाता है इनको, कि इनको कोई भी हडल होती है, प्रॉब्लम होती है, तो एक ग्रुप बना के सॉल्व कर लेते हैं उसको। एक बार रीड कर लेते हैं। Bone crushing bite. Spotted hyenas have extremely powerful jaws that can crush large bones to extract marrow. Highly intelligent, they show advanced social intelligence and can cooperate to solve group problems. Well developed cubs. Hyena cubs are born with open eyes and teeth already present. देखो अब अपने को स्पॉटेड हाइना से क्या क्या याद रखना है। पहली चीज, इनका साइंटिफिक नेम क्या है? क्रोकोटा क्रोकोटा है। इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न है। ये कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं, अफ्रीका के सवाना में मिलते हैं, सब सहारन अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सवाल है। ये ग्रुप बना के रहते हैं, इनका जो ग्रुप होता है वो 80 तक जाने चले जाते हैं। फीमेल लेड ग्रुप होता है, ये एक सवाल है। फिर सवाल क्या आता है, इनमें मेल बड़े होते हैं, फीमेल बड़ी होती है, फीमेल बड़ी होती है, ये याद रखना है। और क्या क्या याद रखना है? स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, इनके राउंड ईयर्स है, ये सब याद नहीं रखना होता। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला जाता है।
पर ये याद रखना है कि ये स्कैवेंजर्स का काम भी करते हैं। और जब ये बहुत इंटेलिजेंट जानवर होते हैं, ये कॉपरेट करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होती है इनकी। इनका बच्चा पैदा होता है तो उनकी आंख खुली होती है, ऑलरेडी दांत होते हैं। यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे जरूरी बात, बोन क्रशिंग बाइट। सीधा सवाल आ जाएगा यूपीएससी में 2 नंबर का कि बोन क्रशिंग बाइट कौन से जानवर से एसोसिएटेड है। वो है स्पॉटेड हाइना, क्योंकि इनके जॉस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो लार्ज बोन्स को भी क्रश कर लेते हैं और उसका मैरो निकालने के लिए, बोन मैरो निकालने के लिए। बोन क्रशिंग बाइट किसकी है? स्पॉटेड हाइना की है, याद रखना है। थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।